जो चैप्टर 4 है मनोवैज्ञानिक विकार। तो मनोवैज्ञानिक विकार के मतलब कि जो हमारे मन में और तन में जो विकार उत्पन्न होता है, क्या विकार मतलब ये सामान्य रूप से हट करके जो आदत बेकार है, जो व्यवहार बेकार है, यही क्या होता है, विकार होता है। और मनोवैज्ञानिक यानी कि जो मनोविज्ञान है इसमें इसको विकार समझा जाता है साइकोलॉजी में। कह रहा है कि कुछ पदों पर टिप्पणी करना है। क्या करना है? जो विकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सबसे पहली का चीज़ है जिस पर टिप्पणी करना है वो है मद सेवन एवं निर्भरता। क्या? मद सेवन एवं निर्भरता। मद सेवन मतलब इसे शराब वराब पीना, ये सब जो आदत है, और इस पर लोगों का जो क्या हो जाता है, निर्भरता हो जाता है। बिना शराब के जिंदा रहना उसके लिए क्या लगता है, संभव नहीं लगता है। तो ये मद सेवन और निर्भरता पर क्या करना है, टिप्पणी करना है, बताना है कि आखिर ये लोग किस तरह से इसके नशा में चूर हो जाते हैं और इस पर किस तरह से निर्भर रहते हैं। तो कह रहा है जो लोग मद या शराब का दुरुपयोग करते हैं, क्या करते हैं, मद या शराब का दुरुपयोग करते हैं, मतलब कि बिना काम के पीते हैं। कोई लोग काम के लिए पीता है, नहीं होता है, मतलब दवा के रूप में कोई पीता है, और वही कोई है कि ज़्यादा सामान्य रूप से अगर ज़्यादा मात्रा में पिएगा तो उसका दुरुपयोग करता है। वे काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन करने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि जो लोग दुरुपयोग करते हैं शराब का, मद सेवन का, ये लोग क्या करते हैं, सामान्य मात्रा से क्या करते हैं, काफ़ी मात्रा में इस पर निर्भर रहते हैं पीने के लिए। धीरे धीरे शराब पीना उनके सामाजिक व्यवहार तथा सोचने और काम करने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। मतलब कि जो लोग पीने का आदत लगा लेता है, जो इसका दुरुपयोग के रूप में ज़्यादा पीने लगता है, वे लोगों के सामाजिक व्यवहार और काम करने के रूप में क्या करता है, जो शराब होता है परिवर्तन कर देता है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता कि जब तक कोई ऐसा आदमी है, जब तक वो दारू शराब कुछ पिएगा नहीं, मद सेवन करेगा नहीं, तब तक उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। ऐसा है ना, सबके गांव में एक दो आदमी होता है, हो सकता है घर में भी हो। हाँ, खाली कहो। करे कई लोगों में शराब का दुरुपयोग उस पर निर्भरता की सीमा तक पहुंच जाता है। मतलब सीमा तक पहुंच जाता है, इसका मतलब कि इतना शराब पीता है कि वो बिना शराब के रह नहीं पाएगा ना, मतलब वो शराबे पर निर्भर रहेगा। बेचारा जाएगा, खाना खाने के पहले भी पिएगा, खाना खा लेने के बाद भी एक पैक मारेगा। ऐसा रहता है? नहीं रहता है। कोई काम करने जाना है, खेत में काम करने जाना है, जब तक नहीं पिएगा तब तक कोनो काम करने के लिए नहीं जाएगा। करे इसका तात्पर्य हुआ कि उनका शरीर शराब में सहन करने की क्षमता विकसित कर लेता है तथा उन्हें वही प्रभाव पाने के लिए ज़्यादा मात्रा में शराब पीने पड़ती है। मतलब जो शरीर है उनका क्या कर लेता है, ज़्यादा शराब ग्रहण करने का और सहन शक्ति, ज़्यादा शराब के असर को सह लेने ये क्या हो जाता है, उससे शरीर बन जाता है। और जब भी हो उसको शराब के बिना उसका शरीर रहना नहीं चाहता है। कह रहा है जब वे शराब पीना बंद कर देते हैं, मतलब कि जब लोग एक बैग शराब पीना बंद कर देता है तो उन्हें विनिवर्तन अनुक्रियाओं का अनुभव होता है। मद व्यसनता करोड़ों परिवार, सामाजिक संबंधों और जीविकाओं को बर्बाद कर देती है। मतलब कि जो शराब पीने का जो आदत है ये सामाजिक संबंध और जीविका को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। यानी कि पीने के चक्कर में लोग कोई काम वाम नहीं करता है ना, पीने के लिए घर की गहना, साइकिल, टेबुल कुछ क्या कर देता है, सब बेच देता है। समाज में पी के कुछ बोलने लगता है, तो जितना उसका बाप दादा सब इज्जत बनाए रखता है ये सब क्या कर देता है अपने पिया कड़ाई में। यानी कि जो मद सेवन है, शराब पीना, इसकी आदत से सब अपना सामाजिक जो संबंध होता है ना, सोशल रिलेशन, वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है ना। ये सभी चीज़ें विनिवर्तन यानी कि परिवर्तन होने लगता है। किसकी वजह से? शराब यानी मद सेवन के परिणाम स्वरूप। करे शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कई सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो दारू पी करके यानी शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो बहुत सारा ऐसा दुर्घटना होता है जिसका जिम्मेदार कौन होता है, वही पियकर होता है सब।
अरे मद व्यसनीता से ग्रसित लोगों के बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इन बच्चों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं की उच्च दर पाई जाती है, विशेषकर दुश्चिंता, अवस्पद, दुर्भिता और मादक द्रव्य के सेवन संबंध विकार। मतलब कि जो लोग पीता है शराब, मद सेवन करता है ना, उन लोगों के बच्चों पर भी इसका प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। क्योंकि ये जब खुद पीता है तो अपने बच्चों को पीने से रोक नहीं पाएगा। अगर कहेगा बाबू नहीं पिया जाता है, बेकार बात है, तो कह देगा ना अपने गार्जियन की तो आपके लिए सही है, ऐसा आंसर हो सकता है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसके बच्चा पर पड़ेगा ना। और अगर मान लो नहीं पिएगा तो भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा ना। यानी से गार्जियन जो है कि पी लेने के बाद, शराब 2-3 पैक ज़्यादा ले लेने के बाद गाली देगा, तो जो बच्चा गाली नहीं सीखा होगा उसके घर खानदान में सीख जाएगा, सब सीखेगा ना। तो यही है सब, क्या है? शराब का कुप्रभाव है। इस कुप्रभाव से बचना होता है, जो कि विकार गिना जाता है। करे अधिक शराब पीना शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खराब कर सकता है। मतलब कि ज़्यादा शराब पियोगे तो ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर बन जाओगे, स्वस्थ रहोगे, सबसे मजबूत हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा शराब पीने से क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य पर हानि पहुंचेगा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी हानि पहुंचेगा। इसके बाद दूसरा जो है टिप्पणी करने के लिए कर रहा है, हेरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता। क्या चीज़? जो हेरोइन है, तो हेरोइन का दुरुपयोग कैसे होता है और इस पर लोग निर्भर कैसे करता है, इस चीज़ पर टिप्पणी करना है। अरे हेरोइन का दुरुपयोग सामाजिक तथा व्यवसायिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण ढंग से बाधा पहुंचाता है। मतलब हेरोइन का जो दुरुपयोग है वो सामाजिक स्तर पर भी, समाज में आपका जो इज्जत प्रतिष्ठा है उस पर भी, और व्यवसायिक क्रियाकलाप, अगर आप बिजनेस में हैं कोई चीज़ में, तो उसमें भी क्या करता है? बहुत बाधा पहुंचाने का काम करता है। अधिकांश दुरुपयोग करने वाले हेरोइन पर निर्भरता विकसित कर लेते हैं। मतलब कि जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं वे लोग इस पर अपनी निर्भरता क्या कर लेते हैं? विकसित कर लेते हैं। इसी के इर्द गिर्द अपना जीवन केंद्रित कर लेते हैं, इसके लिए सहिष्णुता बना लेते हैं। मतलब कि इसी हेरोइन के इर्द गिर्द क्या करने लगते हैं? इनका जीवन घूमने लगता है। जब वे इसका सेवन बंद कर देते हैं तो विनिवर्तन प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। किसका? विनिवर्तन जो है, तो विनिवर्तन जो है इस प्रक्रिया के क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। हेरोइन दुरुपयोग का सबसे प्रत्यक्ष खतरा इसकी मात्रा का सेवन है, जो मस्तिष्क में श्वसन केंद्रों को धीमा कर देती है और कई मामलों में मृत्यु का कारण बनती है। मतलब कि जो मस्तिष्क द्वारा जो सांस लेने के लिए जो प्रक्रिया है, इसको क्या कर देती है? हेरोइन का दुरुपयोग जो है धीमा कर देती है। और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें मृत्यु का कारण कौन होता है? हेरोइन का प्रयोग, उसका दुरुपयोग। इसके बाद है तीसरा, कोकीन दुरुपयोग एवं निर्भरता। कोकीन दुरुपयोग मतलब कोकीन जो है खैनी में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है, सिगरेट में पाया जाएगा, समझ में ना। तो इन सभी चीज़ों का लोग दुरुपयोग करता है और इस पर भी क्या हो जाता है? निर्भर हो जाता है। नहीं होता है, उठ छूट के जब तक एक सिगरेट खींचेगा नहीं तब तक उसके पेट में के मल मूत्र बाहर नहीं निकलेगा। फिर शाम को जब तक एक दो को खींचेगा नहीं तब तक उसको नींद नहीं आएगा। ऐसा होता है। किसी किसी घर में है, अगल बगल है, सबके घर में नहीं होता है, किसी किसी के घर में होता है, लेकिन हर टोला में एगो जरूर होता है। अरे कोकीन का लगातार उपयोग एक ऐसे दुरुपयोग प्रतिरूप को बनाता है जिसमें व्यक्ति पूरे दिन नशे की हालत में रह सकता है। मतलब इसमें व्यक्ति क्या रह सकता है? पूरे दिन भर, जिसे गांजा फूकेगा, भोरे उठ के गांजा फूक लिया है, गांजा बरियार अगर फूक लिया है तो दिन भर वो क्या रह सकता है? नशा में रह सकता है? नहीं रहता है। देखता है लोग ना, भांग पी लेता है, सब भांग खा लेता है तो भकुआइल रहता है दिन भर। ऐसा होता है। तो ये जो कोकीन के उपयोग से व्यक्ति क्या करता है? दिन भर नशा में रह सकता है। बगल सरस्वती पूजा में ना पी लेता है लोग। एक बार पिएगा पहली बार तो
डांस तो करेगा कि पूरा खादर बीग देगा, सब कचरा फेंक देगा, सब नहीं होता है, नाली में लौटाने लगता है, इतना नशा रहता है, बस थोड़ा सा नशा। चुपचाप रहो ढेर भाई। अब क्या है, करे रह सकता है, दिन भर नशा में रह सकता है, तथा अपने कार्य स्थान और सामाजिक संबंधों में खराब ढंग से व्यवहार कर सकते हैं। मतलब जो उसका सामाजिक संबंध रहता है उसमें क्या कर सकता है, खराब ढंग से व्यवहार कर सकता है और सामाजिक संबंध जो अपना बिगाड़ सकता है। कह रहा है यह अल्पकालिक स्मृति तथा अवधान में भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अल्पकालिक स्मृति मतलब कि कोई जल्दी से याद रखने की चीज़ को क्या कर सकता है, गंवा सकता है। मतलब कि जो ये सिगरेट वगैरह फूंकता है या फिर मान लो गांजा वाजा पीता है, इन लोग को याद रखने की क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कह रहे निर्भरता बढ़ सकती है जिससे कोकीन व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाता है। इच्छित प्रभाव के लिए अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है और इसका सेवन बंद करने से व्यक्ति अवसाद, थकावट, निद्रा संबंधी समस्याएं, उत्तेजनशीलता और दुश्चिंता का अनुभव करता है। मतलब कि जो कोकीन का उपयोग है इस पर व्यक्ति का निर्भरता बढ़ सकता है। देखता है लो ना, खैनी खाने वाला के पास अगर खैनी है तो वो चूना कहीं से ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, नहीं कर लेगा। वो ऐसी डिब्बा में भी अगर बैठल रहेगा, अगर उसको खैनी की ज़रूरत है तो अगला 10 मिनट बाद क्या करेगा, उसके पास कहीं से ना कहीं से खैनी आना ही है, वो लेके आ जाएगा। ऐसी निर्भरता इतना स्तर तक व्यक्ति का क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और इसी को अगर एक बैग छोड़ दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उत्तेजनाशीलता बन जाता है ना, और उसमें दुश्चिंता का व्यवहार आ जाता है और अपनी दुश्चिंता का क्या करता है, अनुभव करता है। ऐसा लगता है जैसे उसका जीवन अब क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों और शारीरिक क्षेम या कल्याण पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप है और शारीरिक जो क्षेम है और कल्याण पर, इसके लिए क्या करता है, कोकीन का जो है खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखेंगे कि मद जो प्रभाव है क्या, तो मद प्रभाव का लिखना है कि मद का क्या क्या प्रभाव होता है। मद मतलब ये जो शराब पीते हैं हम लोग तो नहीं पीते हैं, जो पीता है वो सब क्या, तो जो लोग मद पीते हैं उसका प्रभाव बताने कि मद पीने का क्या क्या प्रभाव है। मद तो कह रहा है सभी एल्कोहल पेय पदार्थों में एथाइल एल्कोहल होता है। मतलब जितना भी एल्कोहल होता है तो एल्कोहल पेय पदार्थ में क्या होता है, एथाइल एल्कोहल होता है। दूसरा चीज़ है यह द्रव्य रक्त में अवशोषित होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाता है। कहाँ तक जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक क्या होता है, अवशोषित होकर के जाता है, यानी मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु तक। कहाँ तक, मस्तिष्क तक जाता है और उसके बाद मेरु रज्जु यानी जो रीढ़ होता है वहाँ तक पहुँचता है। करे जहाँ यह क्रियाशीलता को मंद करता है, क्या कर देता है, क्रियाशीलता यानी कि जो हमारा अभिक्रिया है पूरा सब चीज़ सुचारू रूप से कार्य करता है, उसको धीरे धीरे क्या कर देता है, मंद करने लगता है। तीसरा चीज़ है एथाइल एल्कोहल मस्तिष्क के उन हिस्सों को सुस्त करता है जो निर्णय अवरोध को नियंत्रित करते हैं। क्या, जो निर्णय अवरोध को नियंत्रित करते हैं उसको भी जाकर के क्या कर देता है, सुस्त कर देता है एल्कोहल। लोग ज़्यादा बातूनी और मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लोग ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं और मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। तो देखा है लोग न पिया कर लो के पी लेने के बाद बढ़िया बढ़िया बात करता है सब। मतलब जब नहीं पी ले रहता है तो उसके पास कोनो ज्ञान नहीं रहता है, और पी लेने के बाद उसके पास एक से एक ज्ञान, एक से एक मंत्र उभर आता है। ऐसा व्यवहार से बात करेगा जैसा कि लगेगा कि उसे खानदान में ऐसा कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसा संबंध तुमसे बनाएगा, ऐसा संबंध बात करेगा, अरे तुझे तो बेटा वोटा सब है, समझ रहे ना। अपने माई को नहीं चीनेगा, चाची को एकदम सबसे बढ़िया माई बना के रखेगा। कब, पीने के बाद। ये नशा उतरते उतरते तो खत्म, सब ज्ञान भगवान के पास फिर चल जाता है। ऐसा है टोला मोहल्ला में, सब किसी के टोला मोहल्ला में रहता है लोग।
पी लेने के बाद मिठाई बांटता है लोग, नशा टूटने के बाद छीन के खाता है। सुनो, करे जैसे जैसे अल्कोहल अवशोषित होता है, मतलब कि पीने के बाद जैसे जैसे हमारा शरीर जो है ना अल्कोहल को अवशोषित करता है, यह मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। मतलब केवल मस्तिष्क से नहीं बल्कि मस्तिष्क और शरीर इसके अन्य हिस्सों को क्या करता है, अल्कोहल प्रभावित करने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं कर पाते, मतलब जो दारू पीता है, शराब पीता है, वे लोग किसी भी चीज़ का निर्णय ठीक से नहीं करता है, किसी चीज़ का निर्णय जल्दी नहीं ले पाता है। बोली कम स्पष्ट और कम सावधानी वाली हो जाती है, मतलब उन लोग का बोली स्पष्ट नहीं रहता है ना, और सावधानी वाला भी नहीं रहता है। जौन चीज़ बात करेगा तो तुरे फाड़ के बात करेगा, समझे रहे ना, सावधानी से कोनो बात नहीं करेगा और क्लियर कोई भी बात नहीं करेगा। स्मृति भी सामान्य होने लगती है। बहुत लोग संवेदनात्मक या भावुक, उग्र और आक्रामक हो जाते हैं। मतलब पी लेने के बाद लोग आक्रामक भी हो जाता है, लगता है कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भावुक हो जाता है, होता है ना। और उन लोग का स्मृति जो है, याद करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद है पेशीय कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चलते समय लोग अस्थिर हो जाते हैं तथा सामान्य कार्य करना में भी अकुशल हो जाते हैं। मतलब कि जो लोग पी लिए रहता है, शराब सेवन कर लिया रहता है शराब का, वे लोग क्या हो जाते हैं, मांसपेशीय कठिनाई, मतलब कि चलने में भी ठीक से चलता नहीं है। क्या चलेगा, हिल डुल के चलेगा, मालूम है पिया करके चलना ही कैसे चलता है, 5 कदम आगे जाके फिर पीछे आ जाएगा 2 कदम, बैठ कहाँ आगे लोग, ऐसा होता है ना, ऐसे ही चलता है सब। और क्या है कि किसी भी कार्य को ठीक से कर भी नहीं पाता है। दृष्टि धुंधली हो जाती है, मतलब जो पीने वाले लोग हैं उन लोग को आंख धीरे धीरे क्या हो जाता है, दरुइयो ठीक से नहीं दिखाई देगा आने वाला समय में, ऐसा हाल होगा, समझ में रहा ना, मतलब धुंधला हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा, ऐसा हाल हो जाता है। करे उन्हें वाहन चलाने या साधारण सी समस्या का समाधान करने में भी कठिनाई होती है। मतलब कि छोटा सा समस्या का भी वे लोग हल ठीक से नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझे ना। इसके बाद क्वेश्चन है लास्ट कि चिकित्सक मतलब डॉक्टर, समझे रहे ना। तो चिकित्सक व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों को देखकर बीमारी का निदान करते हैं। मतलब शारीरिक लक्षण देखेगा और उस बीमारी का क्या कर देगा, निदान कर देगा, बता देगा ये चीज़ खाना पीना है। तो मनोवैज्ञानिक विकारों का निदान किस प्रकार किया जाता है, तो जो शारीरिक लक्षण है, जैसे मतलब कि गया हड्डी छाप बन के गया, पैर कपारों पर घूम रहा है, तो डॉक्टर रहेगा सुनिए के कह देगा ना, जा पानी पिया तो नहीं बढ़िया से विटामिन वाला चीज़ खाई से हो गया, तो इस शारीरिक लक्षण रहा। लेकिन मनोवैज्ञानिक विकार जब रहेगा तब इस प्रकार के लक्षण को कैसे डॉक्टर दूर करता है ये बताना है, समझे ना। तो मनोवैज्ञानिक विकार भी अन्य बीमारी की तरह होते हैं जो अनुकूलन की असफलता के कारण होती है। मतलब कि जिस तरह से हमारा शारीरिक बीमारी होता है, जैसे बुखार लग जाना, कमजोरी हो जाना, चक्कर आना, बीपी कम होना, बीपी हाई होना, शुगर होना, इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक विकार भी एक बीमारी की तरह होता है जो कि अनुकूलन की असफलता के कारण उत्पन्न होता है। किसके, अनुकूलन की असफलता। अनुकूलन की असफलता का मतलब हुआ जिससे मतलब कि तू लोग एग्जाम की तैयारी किया और एग्जाम की तैयारी करने के बाद पता चला रिजल्ट बढ़िया नहीं आया, जिस तरह से सोचा उस तरह से नहीं आया, अब दिमाग में टेंशन आना स्टार्ट होगा, अब आगे क्या होगा, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मन में परेशानी आएगा ना, टेंशन आएगा ना, यही विकार उत्पन्न होगा। और इसी विकार को किस तरह से चिकित्सक हल करता है यही बताना है। तो कैसे स्टार्ट होगा ये तो मालूम चला। अरे मनोवैज्ञानिक विकार किसी भी असामान्य बात की तरह हमारे लिए असुविधा उत्पन्न कर सकता है और भयभीत भी कर सकता है। क्या कर सकता है, भयभीत मतलब कि डरावना भी कर सकता है ना, और असुविधा भी उत्पन्न कर सकता है। करे मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में लोगों के अस्पष्ट विचार हैं। क्या है,
मतलब कि मनोवैज्ञानिक विकार जो है, इसके बारे में जो समाज के लोग हैं, हमारे बीच के जो लोग हैं, घर के लोग हैं, इन लोग का अस्पष्ट विचार है, इन लोग का क्लियर कोई विचार नहीं है। जैसे मान लो कि तू लोग ऐसे अपना एग्जाम के टेंशन में दूधी नहीं खाएगा लोग, तो वो थोड़ी जान रहा है कि क्या बात है क्या नहीं है। इस चीज़ को वो लोग अलग बात समझेगा, नहीं समझेगा। इसी प्रकार से कोई भी बात को लेकर के अगर तुम अपने व्यवहार में परिवर्तन करोगे, जो मनोवैज्ञानिक विकार होगा, इसको समाज के लोग और घर के लोग क्या अस्पष्ट समझता है। और लोग क्या कहते हैं, तो जो अंधविश्वास, अज्ञान और भय के तत्वों पर आधारित होते हैं। मतलब ये लोग अंधविश्वास की बात करते हैं। क्या चीज़ का? अंधविश्वास की बात करते हैं, और भय मतलब डरावनी चीज़ का बात करते हैं, और अज्ञान के कारण बात करते हैं। किस चीज़ के? ज्ञान नहीं है, इस कारण से बात करते हैं। तो कह रहे सामान्यतः भी माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक विकार कुछ शर्मनाक पहलू है। ऐसा पहलू है, शर्मनाक पहलू है मनोवैज्ञानिक विकार, तथा मानसिक रोगों पर लगे कलंक के कारण लोग मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि अपनी समस्याओं को वे लज्जास्पद समझते हैं। मतलब कि वे लोग डॉक्टरों को भी जा करके अपने बातों को, जो मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न है, इस चीज़ को बताते नहीं हैं, शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं। जिसे धोखा मिल गया, टेंशन में है, तो इसका इलाज है, आत्महत्या करने का मन कर रहा है किसी कारण से, इसका भी इलाज है। तो ये सब मनोवैज्ञानिक विकार है। तुमको दोस्त मार दिया है, इस कारण से तुम्हारा तबीयत खराब है सोच सोच के। तो ये सभी चीज़ जो है, अगर मान लो कि आदमी क्यों जा कर के इसका इलाज नहीं करा पाता है, क्योंकि बताएगा जा कर के तो इसको शर्म लगेगा, लज्जा आएगा, इस कारण से विकार अपने अंदर छुपाए रहता है। ऐसा में करे, परंतु मनोवैज्ञानिक विकारों का निदान किया जा सकता है। जो मनोवैज्ञानिक निदान बोले विकार, तो मनोवैज्ञानिक विकार का क्या हो सकता है? निदान किया जा सकता है। किसी भी बात को लेकर के अगर तुम्हारे अंदर टेंशन है, किसी चीज़ को लेकर के मन में अगर अलग अलग भावना आ रहा है, तो इन सभी चीज़ का निदान संभव है, निदान किया जा सकता है। लेकिन लोग जा कर के इन सभी चीज़ों को क्या करता है? अपने शर्म के मारे, लज्जा के मोह के मारे क्या करता है? इसी से बताता नहीं है, इसीलिए तो चल जाता है। जाके उन्हें ट्रेन पकड़ लेगा, बिजली के खंभा पकड़ लेगा, पंखा पकड़ लेगा, गया, सोचते रहो, ही ना होता है। लेकिन इन सभी चीज़ का जो रीजन है, जिस कारण से जो भावना मन में आता है, ये सब मनोवैज्ञानिक विकार होता है। और इस तरह के मनोवैज्ञानिक विकार को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। कब? जब जाग करके मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो है, मनोविज्ञान के चिकित्सक, मानसिक चिकित्सक से जा कर के बात करेंगे, बताएंगे, तब जा कर के ऐसा समाप्त हो सकता है। करेगी अति प्राकृतिक, मतलब अति प्राकृत दृष्टिकोण के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकार अलौकिक और जादुई शक्तियों जैसी बुरी आत्माएं या शैतान के कारण इनका निदान आज भी झाड़ फूंक और प्रार्थना द्वारा किया जाता है। समझे ना? डॉक्टर के माध्यम से नहीं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक विकार है, इन सभी चीज़ों का जो है परंपरा के अनुसार झाड़ फूंक, जितना झाड़ फूंक होता है, जादू टोना, ही सभी के माध्यम से नहीं किया जाता है, किया जाता है। जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर से दिखाया, ठीक नहीं हो रहा है, तो किसके पास जाया जाता है? ओझा के पास। झाड़ फूंक मारा, मन तो ठीक हो जाए, हो भी जाता है, नहीं होता है। तो ये सब चीज़ जो है मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसका इलाज निदान है, जो कि अति प्राकृतिक यानी कि जो है अलौकिक रूप से भी इसका इलाज किया जाता रहा है। जैविक और आंगिक उपागम के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकार शरीर और मस्तिष्क के उचित प्रकार से कम नहीं करने के कारण होती है, तथा कई प्रकार के विकारों को दोषपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को ठीक करके दूर किया जा सकता है, जिसका परिणाम समुन्नत प्रकारों में होता है। मनोवैज्ञानिक उपागम के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याएं शक्ति के विचारों, क्या मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक उपागम है, इसके अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्या जो है ये व्यक्ति के विचार के कारण उत्पन्न हो सकता है, भावनाओं तथा संसार को देखने के नज़रिए में अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जो मनोवैज्ञानिक समस्या है ये हमारे विचार के कारण होता है ना,
हमारी सोच की वजह से होता है, जो हमारी भावना है, संसार को जो देखने का नज़रिया है, इसकी अपर्याप्तता के कारण क्या होता है, ऐसा चीज़ हमारे अंदर उत्पन्न होता है। भूत विद्या और अंधविश्वासों के अनुसार विकारों में ग्रसित व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं होती है। मतलब कि भूत विद्या और अंधविश्वास के कारण अगर देखा जाए इसके अनुसार, तो जो मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित व्यक्ति रहते हैं उनको माना जाता है कि इस व्यक्ति में क्या हो गया है, दुष्ट आत्माएं आ गई हैं। और मध्य युग में उनका धर्म शास्त्रीय उपचार पर बल दिया जाता था। पुनर्जागरण काल में मानसिक विकारों का निदान के लिए चिकित्सा उपचार पर जोर दिया जाता था। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रति वैज्ञानिक अभिवृत्ति में वृद्धि हुई है ना। मतलब कि वैज्ञानिक युग में क्या हुआ है, जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति है इसमें वृद्धि हुआ है। आज मनोवैज्ञानिक विकारों में ग्रसित व्यक्तियों के प्रति करुणा या सहानुभूति की भावना में वृद्धि हुई है तथा मनोवैज्ञानिक विकारों का निदान मनोवैज्ञानिक व्यवहारों द्वारा तथा उपयुक्त देख रेख द्वारा लोगों एवं विशेषकर मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? समाज के लोगों के द्वारा, जो विशेष रूप के रहते हैं ना, विशेष देख रेख करते हैं उनके द्वारा, और जो डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो हैं, इनके द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। और इसके बाद पढ़ेंगे चिकित्सा उपागम। क्या पढ़ेंगे? चिकित्सा उपागम, कि मनोवैज्ञानिक जो है, तो जो भी मनोविकार उत्पन्न होता है उसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।